गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, जो आपका क्लास 12th का 5th चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर की मीनिंग समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग, की एक्चुअल में ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। ऑर्गेनाइजिंग को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए ये समझना कि ऑर्गेनाइजिंग की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। अगर मैं बात करती हूँ ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, यानी हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना इन ऑर्डर टू, किस ऑर्डर में, किस एक ऑर्डर में, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना एक ऑर्डर में। एंड डिस्ट्रीब्यूट द टास्क एंड ड्यूटी, और डिस्ट्रीब्यूट करना टास्क और ड्यूटीज़ को विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप टास्क और ड्यूटीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो। किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो? अमंग एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ के बीच में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो टास्क एंड ड्यूटीज़, दिस इज़ कॉल्ड। एंड आप एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक एम्प्लॉयज़ को उसके इंटरेस्ट, उसकी स्किल्स, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली आप हर एक एम्प्लॉयज़ को एक सही डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड स्किल्स, आप उस एम्प्लॉयज़ को उस डिपार्टमेंट में सेट करते हो। उस डिपार्टमेंट में आप उसको टास्क देते हो, ड्यूटीज़ देते हो, डिस्ट्रीब्यूट्स करते हो कि किस तरीके के टास्क और ड्यूटीज़ जो है वो उस डिपार्टमेंट में परफॉर्म करेगा, और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हो ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, और प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ मीन्स कि एक आप उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हो, जो ड्यूटीज़ दे रहे हो, साथ में आप अथॉरिटीज़ भी दे रहे हो, पावर भी दे रहे हो ताकि वो डिसीजंस ले सकें। दिस इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप अपने घर में हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो। अगर आप एक केमिस्ट की दुकान पे जाते हो तो केमिस्ट में भी आप देखोगे कि हर एक चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होती है, तभी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती किसी भी चीज़ को ढूंढने में। आप जाते हो, आप उनको बोलते हो कि आपको ये मेडिसिन्स चाहिए, या जो भी मेडिसिन्स आपके पेपर में, या जो भी डॉक्टर आपको रेफर्स करते हैं, जब आप उनको दिखाते हो तो वो तुरंत जो है आपको वो मेडिसिन्स दे देते हैं। इससे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और तुरंत ही वो आपको मेडिसिन्स प्रोवाइड कर देते हैं। इसका प्रॉपर रीज़न है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि वो हर एक चीज़ को प्रॉपर जगह में, प्रॉपर डिपार्टमेंट में, प्रॉपर प्लेस में, ऑर्डर में वो चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, ताकि उनको डिफ़िकल्टीज़ ना हो किसी भी चीज़ को ढूंढने में। वही सेम चीज़ आपको डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है ढूंढने में, उस मेडिसिन्स को, उस कहाँ पे रखा है, लेकिन उनको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अरेंज है, कहाँ पे उनको वो ठीक तरीके से रखी गई है, कहाँ वो मेडिसिन्स अवेलेबल होगी, वो चीज़ उनको पता है, जिन्होंने हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक टेबल को, हर एक चीज़ को उन्होंने प्रॉपरली सेट करा है, ऑर्गेनाइज करा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या प्रोसेस होता है। फर्स्टली क्या प्रोसेस होता है? आइडेंटिफिकेशंस एंड द डिविजन्स ऑफ वर्क। जब भी आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस में, जब भी ऑर्गेनाइजिंग होती है तो सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशंस करते हो, यानी कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि क्या करना है, क्या काम है, क्या गोल है, क्या टारगेट है। वो जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, जब आप प्लान कर लेते हो कि इस तरीके से आपको ये काम को करना है, उसके बाद आप जो है आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाई करते हो टास्क को, गोल, टारगेट या गोल्स और टारगेट्स को आइडेंटिफाइज करते हो, और डिविजन्स ऑफ वर्क। और जो डिविजन्स हैं आपके, डिविजन्स ऑफ वर्क मीन्स कि आप जो है आप लाइक आप आपके हर काम को, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन से, और इसमें आपके पास हर
काम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और उस पार्ट्स में आप हर एम्प्लॉइज़ को उसकी इंटरेस्ट, उसकी काबिलियत, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली उस एम्प्लॉइज़ को वो डिपार्टमेंट एलोकेट कर देते हो। और ताकि इससे क्या होता है कि वो स्पेशलाइज हो जाते हैं उस डिपार्टमेंट में वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का, उसमें आप सिर्फ डिविजन्स ऑफ वर्क करते हो कि किस एम्प्लॉइज़ को क्या काम करना है, कौन से एम्प्लॉइज़ जो है उसको क्या वर्क मिलेगा, ये आइडेंटिफाई करना ही जो है ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप्स है कि आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से टारगेट को, कौन से गोल्स को अचीव करने के लिए काम करेंगे। वो काम को कंप्लीट करने के लिए आप उस एम्प्लॉइज़ को काम देते हो, ये आइडेंटिफाई आप करते हो। सेकंड चीज़ जो है वो आती है आपकी डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन से आप ये चीज़ समझो कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और हर पार्ट्स में एक एम्प्लॉइज़ को उसके नीड्स और उसके इट्स नॉट नीड नहीं, उसके इंटरेस्ट और उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली उस काम को जो है आप उसको एलोकेट कर देते हो और उस काम में उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना ताकि वो अपने काम में स्पेशलिस्ट हो सके और जो है वो परफेक्शन उसके काम में आ सके। ये हर पार्ट को हर ऑर्गेनाइजेशंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और एम्प्लॉइज़ को उस डिपार्टमेंट में एलोकेट करना, ये ऑर्गेनाइजिंग का सेकंड स्टेप्स है, सेकंड प्रोसेस है। उसके बाद आप जो है ऑर्गेनाइजिंग के जो थर्ड स्टेप है असाइन द ड्यूटीज़। अब आप जब डिपार्टमेंट डिवाइड कर देते हो कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सेल डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट आप कर देते हो, उसमें एम्प्लॉइज़ को आप आइडेंटिफाई कर देते हो अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड स्किल्स, तब आप उनको वो ड्यूटी असाइन करते हो। वो एक उनको फॉर्मल जो है जॉब डिस्क्रिप्शंस, दिस इज़ कॉल्ड द जॉब डिस्क्रिप्शंस, आप उनको प्रोवाइड करते हो ताकि उसके ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर लिखा होता है कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ किस किस एम्प्लॉइज़ को कौन कौन सी ड्यूटीज़ किस किस एम्प्लॉइज़ की हैं। उस एम्प्लॉइज़ को उस ड्यूटीज़ को असाइन करना, उनको समझाना, ये आप जो है उस वक्त करते हो। देन उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट आता है आपका इस्टेब्लिश इस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग एंड रिलेशनशिप। अब जब आप ड्यूटी असाइन कर देते हो हर एम्प्लॉइज़ की जॉब डिस्क्रिप्शंस में, एक पेपर में आप रिटनली आप उनको असाइन कर देते हो ड्यूटी, तब आप रिपोर्टिंग यानी कि इस्टेब्लिश करते हो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज़ और मैनेजर्स के बीच में, कि आप देखते हो कि कहाँ कहाँ जो है वो ये रिपोर्ट करना कि किस तरीके की ऑर्गेनाइजिंग जो आपने करी है वो प्रॉपरली सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हो। हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉपरली रिपोर्ट करना, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉइज़ की ड्यूटीज़ को देखना कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये एक रिलेशनशिप जो है वो आप जो है इस्टेब्लिश करते हो और रिपोर्ट करते हो टाइमली। फिर यहाँ पर ये आपके कंप्लीट हो जाता है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद आपका आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट इज़ द डिपार्टमेंटलाइजेशंस? डिपार्टमेंटलाइजेशंस जो है वो टू पार्ट्स होते हैं, पहला फंक्शनल और दूसरा डिविजनल। अगर हम बात करते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशंस की, तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशंस वो डिपार्टमेंटलाइजेशंस होता है जहाँ पर आप जो है एक ही डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर आप एक ही डिपार्टमेंट है और वहाँ पर आप जो है केवल एक ही प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर्स कर रहे हो, उसी प्रोडक्ट की सेल्स कर रहे हो, उसी की ही मार्केटिंग हो रही है। तो जब आप एक प्रोडक्ट पे, जब आप सिंगल प्रोडक्ट पर आप
और आप बिजनेस करते हो, सिंगल प्रोडक्ट को आप परचेज करते हो, उसी की ही सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशंस क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में केवल आप एक प्रोडक्ट की सेल नहीं कर रहे, आप अलग अलग प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो। लाइक आप केमिस्ट भी केमिस्ट है, जहाँ पर आप दवाइयाँ जो है वो सेल कर रहे हो। साथ ही आप कोई बेक्स वगैरह सेल कर रहे हो, आप पेन्स वगैरह पेन बना रहे हो। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब 3 से 4 अलग अलग प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, और उनको देखा जाता है कि मतलब 3 से 4 प्रोडक्ट बेसिकली आप जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है सेल किए जाते हैं, उनकी जो है मार्केटिंग की जाती है, वही कहलाता है डिविजनल। लेकिन फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है उसमें केवल एक ही प्रोडक्ट को आप जो है सेल्स करते हो, उसकी मार्केटिंग करते हो, वही एक प्रोडक्ट जो है उसी को ही आप जो है मार्केट में लोगों तक प्रोवाइड कराते हो। लेकिन डिविजनल जो होता है उसमें आप क्या करते हो, 2 से 3 प्रोडक्ट को आप लेते हो और 2 से 3 प्रोडक्ट की जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसको आप सेल करते हो, उसको आप मार्केटिंग में लोगों तक पहुंचाते हो। तो ये होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन। जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो आप एक डिपार्टमेंट को आप एक डिपार्टमेंट को कई पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हो, और हर पार्ट को जो है एक परफेक्ट एम्प्लॉयज़ जो है वो अलोकेट करते हो, ताकि जो है उस काम को बेहतर तरीके से किया जा सके। तब जो है बेनिफिट होता है स्पेशलाइजेशन में। जब एक व्यक्ति एक काम को बार बार करेगा तो उसमें स्पेशलाइजेशंस आ जाती है, उसमें उस काम को वो बहुत इजीली कर सकता है और बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है, जिससे रिसोर्सेज वगैरह वेस्ट नहीं होंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी कोऑर्डिनेशंस। जब एक डिपार्टमेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट जो है डिवाइड किए जाते हैं, तब लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशंस बनता है, आपस में एक बेहतर कोऑर्डिनेशंस जो है वो बनता है। और कोऑर्डिनेशंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट होता है, और जब हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट है तो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन हो। और जब हम डिपार्टमेंट को डिवाइड कर देते हैं हर पार्ट्स में, और हर चीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो उसमें जो है ये कोऑर्डिनेशंस जो है वो ऑर्गेनाइजिंग हमें मदद करती है कोऑर्डिनेशन करने में। एक्सटेंशंस एंड ग्रोथ। डेफिनेटली जब ऑर्गेनाइजिंग होगी, हर एक स्पेशलाइजेशंस एम्प्लॉयज़ उस काम को करेगा जिस काम में उसको इंटरेस्ट है, जिसमें उसकी स्किल्स अच्छी हैं, तो स्पेशलाइजेशंस तो आएगी, साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस भी ग्रोथ करेगा। रोल क्लियरिटी होगी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिपार्टमेंट बनाते हो, सेल मैनेजर अलग बनाते हो, आप परचेज मैनेजर अलग, इस तरीके से जब आप डिपार्टमेंट एलोकेट करते हो, हर एक एम्प्लॉयज़ को उसकी ड्यूटीज़ उसको बताते हो, तो हर एक एम्प्लॉयज़ को जो है रोल क्लियरिटीज़ उसके माइंड में रहती है कि बेसिकली वो क्या रोल उस ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्म करता है, तो वो क्लियरिटीज़ बनी रहती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ द रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स ये आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। एक स्पेशलाइजेशंस एम्प्लॉयज़ जो है वो कभी भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को वेस्ट होने से हमेशा बचाएगा। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशंस को
जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप उसको डिवाइड करते हो, बांटते हो, तब जो है एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्पैन क्या है? मैनेजमेंट और स्पैन बेसिकली क्या होता है कि जब आप देखते हो कि आप कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकते हो, यानी कि एक डिपार्टमेंट में एक सबॉर्डिनेट कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, दिस इज कॉल्ड द स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? जिसमें आप जो है केवल एक सबॉर्डिनेट दो लोगों को सुपरवाइज करता है और दूसरा सबॉर्डिनेट दो और लोगों को सुपरवाइज करता है। इसी तरीके से तीसरा सबॉर्डिनेट दो और लोगों को सुपरवाइज करता है, जो कि एक टेल स्ट्रक्चर बनाता है, टोल स्ट्रक्चर बनाता है। दिस इज कॉल्ड द नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वहीं दूसरी ओर वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक फ्लैट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है, जहाँ पर फ्लैट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है जहाँ पर एक सबॉर्डिनेट मिलकर तीन से चार लोगों को एक साथ सबॉर्डिनेट करता है। तीन से चार लोगों को एक साथ जो है वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है। एक सबॉर्डिनेट तीन से चार लोगों को एक साथ जब सुपरवाइज करता है और ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड द वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के टू टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होता है जहाँ पर केवल एक ही डिपार्टमेंट होता है। बेसिकली यहाँ पर आप जो है केवल एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हो। डिविजनल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में दो या तीन से ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ये टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के पहला एडवांटेजेस है स्पेशलाइजेशन। इसमें एक प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशंस जो है वो ज़्यादा होती है। आप एक ही मैन्युफैक्चरिंग करते हो एक ही प्रोडक्ट को तो आप इजीली सुपरवाइज कर सकते हो, इजीली सुपरविज़न हो सकता है, देखा जा सकता है कहाँ पे कमी है, किस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है, किस चीज़ को बेहतर नहीं कर सकते। इजीली कोऑर्डिनेशन हो सकता है। आप डिपार्टमेंट को अलग अलग आप ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग डिपार्टमेंट में ना बांटकर आप एक ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इसीलिए आप जो है इजीली आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इफ़िशेंसी काम में जब स्पेशलाइजेशन होता है तो इफ़िशेंसी भी आती है। जब स्पेशलाइजेशंस होता है किसी वर्क में किसी काम में, जब आप
स्पेसिफिकली आप उसमें स्पेशल हो जाते हो, स्पेशलाइजेशंस जो है वो आप उस काम को लेके आपके अंदर आता है, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आप में वो चीज़ आ जाती है। इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो तो वहाँ पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर्स कर रहे हो तो आप अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे, लेकिन अगर आप एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको ट्रेनिंग भी एक ही प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है कॉस्ट या टाइम कंज्यूमिंग जो है टाइम कंज्यूम आपका बेसिकली नहीं होगा। तो इसीलिए ये एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग का भी पार्ट बनती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? डिले डिसीजंस लेने में डिले होगा, क्योंकि वहाँ पर आप हर एक एम्प्लॉइज़ मिलजुल के काम कर रहे हैं। कोई भी वहाँ पे कोई सुपरवाइज़र नहीं है, किसी को जो है कोई किसी के लिए कोई बॉस नहीं है। तो वहाँ पे ये डिसीज़न लेना किसी भी चीज़ को लेके वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और कई बार डिसीज़न डिले भी हो सकता है। स्पेशलाइज़ेशंस ओनली ऑन डिपार्टमेंट, केवल अपने ही डिपार्टमेंट में जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्स कर रहे हो उसी के रिगार्डिंग ही आप में वही चीज़ की स्पेशलाइजेशंस आएगी, और किसी अन्य डिपार्टमेंट या अन्य ऑर्गेनाइजेशंस पूरे होल ऑर्गेनाइजेशंस को लेके आपको जो है आपको होल ऑर्गेनाइजेशंस को लेके स्पेशलाइजेशंस नहीं आएगी। कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, क्योंकि आपस में जो है जब डिसीजंस जो होंगे कॉन्फ्लिक्ट जब डिसीजंस मैच नहीं होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये पता लगाना कि कहाँ पे कमी रह गई थी, कहाँ किस तरीके से दिक्कत थी, तो वो आपस में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। साथ ही डिफ़िकल्टी टू अकाउंटेबल, हम ये किसी को नहीं कह सकते कि किसकी गलती है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अकाउंटेबल्स कि कहाँ कमी रह गई थी, किस एम्प्लॉइज़ की कमी थी, कहाँ पे किस तरीके के किस डिपार्टमेंट ने उस काम को बेहतर तरीके से नहीं करा, ये डिफ़िकल्टीज़ जो है क्रिएट होगी। फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं नहीं रहेगी, एक फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो है वो नहीं रहेगी। ये एक डिसएडवांटेजेस हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के। एडवांटेजेस ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर्स के एडवांटेजेस टू फास्ट डिसीजन मेकिंग। देखो, आप एक ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप 4 प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी 4 प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर्स कर रहे हो और हर प्रोडक्ट के अपने अपने डिपार्टमेंट हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा ये डिसीजंस लेना कि किस डिपार्टमेंट को क्या करना है, कहाँ किस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इस तरीके से आपको कोई भी डिसीजंस लेना होगा रिगार्डिंग टू दैट प्रोडक्ट, तो वो बहुत ही इजी होगा और फास्ट डिसीजंस होगा। अकाउंटेबिलिटीज़, अगर कहीं किसी प्रोडक्ट में कोई कमी रहती है, मैन्युफैक्चर सही तरीके से नहीं होता या कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो नहीं कर पा रहा, तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो आप कर सकते हो कि कमी किस डिपार्टमेंट में, कमी कहाँ रह रही है, ये भी अकाउंटेबिलिटी करना भी ईजी हो जाएगा। साथ ही प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, हर डिपार्टमेंट जो है अपने प्रोडक्ट में अपनी चीज़ में स्पेशलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है कि जो है हर डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशलाइजेशंस होंगे अपने प्रोडक्ट को लेके। एक्सटेंशंस एंड ग्रोथ, डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ होती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ परफेक्टली डिवाइड है, हर एक का काम डिवाइड है, तो चांसेस ज़्यादा है ग्रोथ के, ऑर्गेनाइजेशंस के भी और एम्प्लॉयज़ के भी। डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर्स, जिसमें पहला है कांट एबल टू सक्सीड द होल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप एक पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में सक्सेस हो सकें। कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेट कर पाना और आपस में कोऑर्डिनेशंस को बनाए रखना, कोऑर्डिनेट तो
कर लोगे, लेकिन कोऑर्डिनेशंस को बनाए रखना कहीं न कहीं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पर ह्यूज कैपिटल लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ मैन्युफैक्चर्स करते हो, तो वहाँ पर हर डिपार्टमेंट होता है, एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी कैपिटल जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी नीड होती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये एक डिसएडवांटेजेस है डिविज़नल स्ट्रक्चर का। आज की वीडियो में बस इतना ही। दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे, और मैं कोशिश करूँगी, आई होप, कि सेकंड वीडियो में आपकी पूरी की पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाए।